Hello students, welcome to my channel. Today we are going to learn about chapter 34 of BNSS, which talks about execution, suspension, remission and commutation of sentences. Before we start with the provisions, with the sections, let's understand these terms. इन terms का क्या मतलब है and the difference between them. So let's start. So जैसा कि मैंने बताया कि chapter 34 BNSS का डील करता है with एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है एग्जीक्यूशन. तो अगर हम सिंपली एग्जीक्यूशन का मतलब समझें तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है टू परफॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं अमल करवाना, यानी कि लागू में लाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इफेक्ट में लाना. ठीक है. तो जब बात आती है सेंटेंस पास हो जाता है, ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, जज जो है वो जजमेंट दे देता है, सेंटेंस पास करने की जब बारी आती है, तो जब सेंटेंस पास हो जाता है तो उस सेंटेंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है. सिर्फ सेंटेंस बोल दिया, इतने से इतनी सज़ा होगी, जज ने बोल दिया, बट देन अगर उसको हम एग्जीक्यूट ही नहीं करा रहे हैं, उसको इफेक्ट में ही नहीं ला रहे हैं, तो फिर ये पूरे प्रोसेस का, पूरे लीगल सिस्टम का कोई मतलब नहीं रहेगा. फाइन. तो हम इस सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसके बाद फिर सस्पेंशन कब होता है, कम्यूटेशन कब होता है, रेमिशन कब होता है. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इन सब का मतलब क्या है वो आइए सबसे पहले समझते हैं. सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद द वर्ड कम्यूटेशन. कम्यूटेशन का मतलब है सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विद अ लेसर पनिशमेंट. मतलब आपको कोई पनिशमेंट मिली है, आप उसको कम्यूट कर रहे हैं, यानी उसका परिवर्तन कर रहे हैं. किसमें? कोई लेसर यानी कम सज़ा में उसको आप बदल रहे हैं, उसको परिवर्तन कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं. सेंटेंस इज रिड्यूस्ड बट नॉट रिमूव्ड. मतलब सेंटेंस अभी भी है, सज़ा उसको अभी भी मिली है, पर उसको कम कर दी गई है, उसको हटाया नहीं गया है. अभी भी उसको जेल होगी, लेकिन शायद कम दिनों के लिए होगी, कम ड्यूरेशन के लिए होगी. अब इसका जो अथॉरिटी है कि कौन दे सकता है, ये दे सकता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर. हम आगे जाके इसको और क्लियरली पढ़ेंगे कि कब प्रेसिडेंट देता है, कब गवर्नर देता है, कैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर दे सकते हैं, लेकिन हम ये आगे पढ़ेंगे. फिलहाल आप टेबल से ये समझिए कि कम्यूटेशन का मतलब क्या है. कम्यूटेशन का मतलब है कि जितनी सज़ा मिली है उसको परिवर्तन करके, उसको चेंज करके हम एक लेसर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं. और इसको प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर किसी स्टेट का इसको अथॉरिटी है जो कि इसको लागू कर सकता है. ओके. यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, पहले डेथ सेंटेंस मिली थी, उसको कम्यूट करके, उसको चेंज करके हमने क्या किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया. यानी कि अभी भी उसको पनिशमेंट मिल ही रही है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, लेकिन अब डेथ सेंटेंस की नहीं मिल रही है, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिल रही है. एंड ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस से लेसर पनिशमेंट होता है क्या, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. क्लियर. जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज रेमिशन. अब रेमिशन एंड कम्यूटेशन में यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड इट इज़ कंफ्यूजिंग. रेमिशन में आपको राहत मिल रही है. राहत कैसे मिल रही है, यहाँ भी आपका जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है उसको कम किया गया है, लेकिन जो वो एक चीज़ है जो इसको इससे डिफ्रेंशिएट करता है, अलग बनाता है, वो ये है कि हम इसका टाइप नहीं चेंज कर रहे हैं, हम इसका नेचर नहीं चेंज कर रहे हैं. नेचर नॉट चेंज्ड. यहाँ पे नेचर नहीं चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेशन में क्या होता है, जैसे कि पहले नेचर क्या था, डेथ सेंटेंस का था, अब उसको बदल के, उसका टाइप, पनिशमेंट के टाइप को बदल के हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया. लेकिन रेमिशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 साल की सज़ा मिली है तो अभी भी आपको जेल की ही सज़ा काटनी है, लेकिन अब आपका ड्यूरेशन बस कम कर दिया गया है. सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन कम करने को ही हम क्या बोलेंगे, रेमिशन. अब इसको कौन कौन दे सकता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव बॉडी. क्लियर. जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा सस्पेंशन, स्थगन करना, यानी कि टेम्परेली हॉल्टिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस को हमने पास कर दिया है लेकिन उसे हॉल्ट किया जा रहा है, यानी कि रोका जा रहा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी. टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको रोक के रखा जा रहा है, तो उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे. अब सस्पेंशन किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा कि उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिस वजह से शायद वो अपने जेल की सज़ा ना काट पाए, तो जब तक उसकी हेल्थ इश्यूज़ ठीक ना हो जाए तब तक कन्विक्ट को हॉस्पिटल में रखा जाएगा. तो तब तक के लिए उसकी जो, मान लीजिए उसको 6 महीने की जो सज़ा मिली है उसको हम सस्पेंड कर देंगे. एंड वंस दैट पर्सन इज़ फिट, जब वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, उसे वापस जेल में डाला जाएगा और वहाँ से फिर 6 मंथ्स काउंट होंगे. क्लियर. तो सस्पेंशन इज़ टेम्परेली हॉल्टिंग, पॉज कर रहे हैं आप उसके सेंटेंस को फॉर अ सर्टन टाइम ड्यूरेशन. आई होप आई एम क्लियर. नाउ ये तीनों के साथ, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन के साथ हम 2 एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़ेंगे जो कि जानना बहुत ज़रूरी है.
एंड दैट इज रेस्पाइट। नाउ रेस्पाइट का मतलब है आप कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस की वजह से उनके सेंटेंस को लेस कर रहे हैं। तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी विशेष परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो प्रेगनेंसी हो सकता है वो ओल्ड एज मे भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने 90 साल की उम्र में उसे सज़ा हो रही है, तो उसे आजीवन कारावास या 20 साल की सज़ा देने का कोई पॉइंट नहीं है। वो वैसे भी ऑलरेडी बहुत ओल्ड हैं, तो शायद वो ज़्यादा टाइम ना ही जिए, तो उनको उस सर्कमस्टेंस की वजह से लेसर पनिशमेंट, लेसर सेंटेंस दिया जा रहा है। तो जब स्पेशल सर्कमस्टेंस, कोई विशेष सर्कमस्टेंस को लेकर हम किसी की सज़ा अगर कम कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे रेस्पाइट करना। फाइन। द सेंटेंस इज मॉडिफाइड बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। इसको कौन अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। इसका एग्जाम्पल क्या है? डेथ सेंटेंस इज रिप्लेस्ड विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। क्लियर? प्रेग्नेंट वुमेन को डेथ सेंटेंस दिया गया था, बट ये बाद में पता चला कि दैट वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो उसको रेस्पाइट, उसको चेंज कर दिया गया। एंड क्योंकि इस रीज़न की वजह से चेंज किया गया, इसीलिए हम लोग इसको रेस्पाइट बोलेंगे। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी कम्यूटेशन जैसी ही चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेशन क्यों नहीं कहलाएगा? ये कम्यूटेशन वो इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्पेशल सर्कमस्टेंस की वजह से, एक रीज़न है उस महिला के पास कि वो प्रेग्नेंट है, उस वजह से हमने नेचर चेंज किया है, या फिर हमने सेंटेंस को कम किया है। एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से जब हम चेंज करें तो दैट इज़ रेस्पाइट। क्लियर? नाउ पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा करना, किसी को भी मर्सी देना या फिर माफ़ कर देना। ठीक है? कंप्लीट फॉरगिवनेस, कंप्लीटली किसी को अगर पूरा ही फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना, अब उस पर जितने भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है वो सब रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? पूरा ही कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाएगा उसका सेंटेंस। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी ये कहा है, उसके हिस्ट्री में ये बोला जाएगा कि हाँ उस पर चार्जेस लगे थे, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन अब उसे सेंटेंस सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे जेल जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, या फिर उसे अब डेथ पेनल्टी नहीं होगी, लेकिन उसकी हिस्ट्री नहीं क्लियर हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसे सज़ा से माफ़ी मिल रही है। क्लियर? अब इसकी अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है आर्टिकल 72 में, एंड गवर्नर के पास है आर्टिकल 161 में। एग्जाम्पल क्या है? अ पर्सन सेंटेंस टू डेथ इज पार्डन एंड रिलीज्ड एज इफ नो क्राइम वॉज कमिटेड। क्लियर? अब इसको लेके न्यू सेक्शन ऐड हुआ है BNSS में, जो कि पहले CRPC में नहीं था। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आई होप आप सबको इन टर्म्स में आप क्लियर हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द सेक्शन, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताना चाहूँगी कि ये सेक्शंस कैसे डिवाइडेड हैं एंड ये चैप्टर किन किन पार्ट्स में डील करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर 34 की ऑफ BNSS, ये बात करता है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले तो डेथ सेंटेंसेस को लेकर, डेथ सेंटेंसेस को लेकर एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो सबसे पहले है, एंड दैट डील्स विथ सेक्शन 453 to 456. The next is imprisonment, section 457 to 460. Third one is fine, section 461 to 464. Fourth is general principles regarding execution, 465 to 471. And the last one is A, B, C, D एंड E करके बेयर एक्ट में मेंशन है, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे उसको। सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन। फाइन, यह है सेक्शन 472 से 477। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शंस विद द बेयर एक्ट। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे A सेक्शन 453 टू 456 एंड विद B इम्प्रिजनमेंट 457 टू 460। तो इसके फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के हम इन सेक्शन से 453 टू 460 तक के सेक्शंस को डील करेंगे। लेटर हाफ में हम बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन। चैप्टर 34, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409। सो 409 में क्या, किस बारे में बात हुई थी? देखिए, अगर हम बात करें सेक्शन 22 ऑफ BNSS में, उसमें ये बोला गया है कि
कोर्ट ऑफ सेशन को जब भी डेथ सेंटेंस पास करनी हो उसे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम हाई कोर्ट से, ठीक है, कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। क्लियर। सेक्शन 453 में यही बात हुई है कि व्हेन इन अ केस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, जब भी कोई केस को हम हाई कोर्ट में सबमिट करते हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ द डेथ। मतलब जैसे कि मैंने बोला सेक्शन 22 में लिखा है कि हमें कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, किसको लेनी पड़ेगी? कोर्ट ऑफ सेशन को। तो ऐसे सिनेरियो में जब भी हाई कोर्ट के सामने ऐसी कोई केस सबमिट हुई हो ताकि हम डेथ सेंटेंस देना चाह रहे हैं और हम उनसे कंफर्मेशन ले रहे हैं फ्रॉम द हाई कोर्ट, तो जब भी कंफर्मेशन आपको रिसीव हो जाए, द कोर्ट ऑफ सेशन रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और अदर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर कुछ और ऑर्डर, जैसा भी ऑर्डर रहे, वो रिसीव जब हो जाए किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को। इट शैल कॉज सच ऑर्डर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट। ये जो शब्द लिखा है ना, कैरिड इनटू इफेक्ट, इसी का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। जब हम इसको इफेक्ट में ला रहे हैं तब उसको हम बोलेंगे कि ये होता है एग्जीक्यूशन, हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इट शैल कॉज सच ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड, इसका यही मतलब हुआ, बाय इशूइंग अ वारंट और टेकिंग सच अदर स्टेप्स एज मे बी नेसेसरी। अगर आपको उसे अरेस्ट करके लाना पड़े या जैसा भी ऑर्डर रहे उसके लिए आपको वारंट इशू करना पड़े तो आप कर सकते हैं, या फिर कोई और स्टेप अगर लेना पड़े उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको पालन करने के लिए, उसको अमल करवाने के लिए, तो आप कोई भी स्टेप फर्दर ले सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन 454। When a sentence of death is passed by the High Court in appeal or in revision, the Court of Session shall, on receiving the order of the High Court, cause the sentence to be carried into effect by issuing a warrant. सेम वही चीज़ बात हो रही है कि अगर हमने अपील में हाई कोर्ट में भेजा हुआ है और अपील या रिविजन में क्या तर्क आ रहा है, क्या सेंटेंस पास हो रहा है? डेथ सेंटेंस ही पास हो रहा है, तो क्या होगा? उसको भी कोर्ट ऑफ सेशन जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव करेगा उसको वो एग्जीक्यूट कराएगा। सिंपल। कैसे एग्जीक्यूट कराएगा? बाय इशूइंग अ वारंट। सेम एज द अबव, बस सिनेरियो अलग है। ऊपर अगर आप कंफर्मेशन के लिए भेज रहे हैं और आपको ऑर्डर रिसीव हो हाई कोर्ट से तो आप एग्जीक्यूट कराओगे। यहाँ पे अपील और रिवीजन में अगर आपको ऑर्डर रिसीव हो हाई कोर्ट से तो आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे। नेक्स्ट 455। देखिए इस सेक्शन में किस बारे में बात हुई है कि जब किसी भी पर्सन को सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया है बाय द हाई कोर्ट एंड इस जजमेंट से अपील हुई है, कहाँ पर अपील होगी? ऑब्वियसली हाई कोर्ट से अपील कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 किस बारे में बात करता है? क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अगर हाई कोर्ट के जजमेंट पे, डेथ सेंटेंस वाले जजमेंट पे अपील हो रही है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन्ड। हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देगा कि जो मैंने सजा सुनाई है उसके एग्जीक्यूशन को हम पोस्टपोन कर दे, आगे के लिए स्थगित कर दें, until the period allowed for preferring such appeal has expired। यानी कि जब तक वो अपील का ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं हो जाता या फिर जब तक वो अपील चल रहा है तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या फिर जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। सिंपल। सबसेक्शन 2 में क्या बोल रहा है? Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court and the person sentenced makes an application to the High Court for the grant of a certificate under 132, ये भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, and 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of a sentence to be postponed। यहाँ भी वही बात हो रही है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा उस एग्जीक्यूशन को until such application is disposed by the High Court, or if a certificate is granted on such application until the period allowed for preferring an application to the Supreme Court on such certificate has expired। यानी कि 132 के अंदर आपको क्या चाहिए होता है? सर्टिफिकेट चाहिए होता है ताकि आप अपील कर सकें। अगर जब तक वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता तब तक के लिए आप उस सेंटेंस को पोस्टपोन कर देंगे, या फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपील करने तक का एक ड्यूरेशन होता है कि आप इतने टाइम के अंदर अपील कर सकते हैं। तो वो ड्यूरेशन जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसको पोस्टपोन कर देंगे। किसको? एग्जीक्यूशन को। किस चीज़ के एग्जीक्यूशन को? डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को। आई होप आई एम क्लियर। नाउ सबसेक्शन 3। वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट and the High Court is satisfied that the court sentenced intends to present a petition to the Supreme Court for the grant of special leave appeal under Article 136, the High Court shall order the execution of to be postponed and it considers sufficient to be enable him to present such petition। यहाँ पर भी यहाँ पे स्पेशल लीव SLP की बात हो रही है। जब SLP में
आप अपील कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उस ड्यूरेशन के लिए भी उसको पोस्टपोन किया जा सकता है या फिर पोस्टपोन किया जाएगा ही, शैल लिखा है यहाँ पर, किनके द्वारा। हाई कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करेगा कि जो एग्जीक्यूशन है डेथ सेंटेंस की उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। कब तक? जब तक आप उसको एक मौका ना दे दें अपना पिटीशन प्रेजेंट करने के लिए अंडर आर्टिकल 136। आई होप दिस सेक्शन इज़ क्लियर। इट इज़ वेरी सिंपल। कुछ नहीं, यहाँ पे पोस्टपोन की बात हो रही है। कौन से केसेस में? अपील्स के केसेस में। अगर अपील कहाँ लाए हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। तो जब तक वो अपील चल रहा है, जब तक वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, जब तक उस अपील का ड्यूरेशन, अपील करने का ड्यूरेशन खत्म ना हो जाए, तब तक एग्जीक्यूशन जो है डेथ सेंटेंस का उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। एंड इट इज़ मैंडेटरी, किया जाना चाहिए, किया जाएगा। क्लियर? नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट हाफ, 456. If a woman sentenced to death is found to be pregnant, the High Court shall commute the sentence to imprisonment for life. हमने कम्यूटेशन का मतलब पढ़ा कि जब आप नेचर ही चेंज कर दे रहे हैं सेंटेंस का तो उसे कम्यूटेशन बोलेंगे। तो अगर वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है और उसे डेथ सेंटेंस मिल गया है, तो इस प्रेगनेंसी की वजह से क्या किया जाएगा? हाई कोर्ट क्या करेगा? कम्यूट कर देगा, यानी कि उसके सेंटेंस को चेंज कर देगा, उसके नेचर को, किसमें? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में। एंड इसको ये करना ही पड़ेगा, देर इज़ नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट। क्लियर? 456। नाउ द सेकेंड पार्ट, ये जो सेक्शन है 457, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये बस ये बता रहा है कि पावर जो गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी पावर है कि वो प्लेस डिसाइड करेगी, प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बताएगी, अपॉइंट करेगी। एंड ये आई होप स्टूडेंट्स इसको खुद पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। जो इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो है 458। 458 में एग्जीक्यूशन की बात करता है, किसकी? इम्प्रिजनमेंट की। सो द फर्स्ट सबसेक्शन इज where the accused is sentenced to imprisonment for life or imprisonment for a term in cases other than those provided for by section 453. The court passing the sentence shall forthwith forward a warrant to the jail or other place in which he is or is to be confined, and unless the accused is already confined in such jail or other place, shall forward him to such jail or other place with the warrant, provided that where the accused is sentenced to imprisonment till the rising of the court, it shall not be necessary to prepare or forward a warrant to a jail, and the accused may be confined in such place as the court may direct. यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब बात आती है एग्जीक्यूशन कराने की, इम्प्रिजनमेंट को, यानी कि जेल की सज़ा को अगर हमें एग्जीक्यूट करना होगा तो हमें एक वारंट भेजना पड़ेगा। कोर्ट एक वारंट भेजेगी उस जेल को कि यहाँ पर इस पर्सन को हमें रखना है, अब यहाँ पर ये पर्सन रहेगा। ऊपर वाले सेक्शन में वहाँ डिसाइड होगा कि वो कहाँ रहेगा, एंड इस वाले सेक्शन में बोला गया है कि उस जेल को वारंट भेजा जाएगा। नेक्स्ट, वारंट भेजने के बाद उस पर्सन को भी फॉरवर्ड हिम टू सच जेल, उस पर्सन को भी भेजा जाएगा उस जेल में। लेकिन यहाँ जो प्रोवाइजो है, यहाँ ये बोल रहा है कि अगर इम्प्रिजनमेंट का जो नेचर है वो इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ये जो इम्प्रिजनमेंट होता है इसका मतलब होता है कि जब तक उस दिन में वो कोर्ट का सेशन चलता है, जब तक जज बैठा है, तब तक जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको जेल में रखा जाए। यानी कि उस दिन का जो पूरा सेशन चलेगा, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए जो अक्यूज्ड पर्सन होगा वो जेल में होगा। ये यूजुअली पेटी ऑफेंसेस में, छोटे मोटे ऑफेंसेस में, लेस सीरियस ऑफेंसेस में ऐसा इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो यहाँ पर कोई भी वारंट इशू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उस जेल को। एंड द अक्यूज्ड मे बी कन्फाइंड इन सच प्लेस एज द कोर्ट में डायरेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सबसेक्शन 2, अब देखिए यहाँ पर जो सबसेक्शन 1 में बात हो रही थी, वहाँ पर बात हो रही थी अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो वहाँ से उसे डायरेक्ट जेल भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? सबसे पहले तो उसे अरेस्ट के लिए वारंट निकाला जाएगा, अरेस्ट वारंट निकाला जाएगा। किस पर्पज़ से? ताकि हम उसे आगे जेल में भेज सकें। क्लियर? एंड ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस तब से स्टार्ट होगा, ये जो सेंटेंस अवॉर्ड किया गया है, उसे जो सेंटेंस मिला है कि तुम्हें इतने इतने साल की सज़ा होगी, ये सेंटेंस तब से स्टार्ट हो जाएगा जब से उसका अरेस्ट हुआ है, जिस डेट से। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन, एवरी वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल और अदर प्लेस इन विच द प्रिजनर इज और इज टू बी कन्फाइंड। जो वारंट रहेगा एग्जीक्यूशन का, वो किसको डायरेक्ट किया जाएगा? ऑफिसर इंचार्ज। वेरी सिंपल सेक्शन। Last section, when the prisoner is to be confined in a jail, the warrant shall be lodged with the jailer. अब देखिए,
जो बार बार बोला जा रहा है वारंट भेजा जाएगा, जेल को भेजा जाएगा, तो वो जेल में किसको भेजा जाता है? जेलर को। जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस वारंट में अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो जो अक्यूज पर्सन है उसे जेल में रखे। ठीक है, अब बेसिकली वारंट में रहता क्या है? एक तो अरेस्ट वारंट रहता है जिसमें आपको अरेस्ट करने का पावर मिलता है। दूसरा ये जो वारंट है जिसमें इम्प्रिजनमेंट करने का हमें पावर मिल रहा है, वो वारंट में बेसिकली रहता है कि ड्यूरेशन क्या होगा सेंटेंस का, टाइप क्या होगा सेंटेंस का। ठीक है, ये सब चीज़ें जो उसमें मेंशन रहती है वो जेलर को भेजी जाती है कि इस पर्सन ने को ये वाला इस पर्सन को ये टाइप का पनिशमेंट मिला है, इस पर्सन को इतने ड्यूरेशन का पनिशमेंट मिला है, ये सब एक वारंट इशू करके भेजा जाएगा जेलर को। एंड जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इस वारंट के अकॉर्डिंगली ही वो जेल में अक्यूज को रखे। एंड यही वारंट लीगल राइट देता है जेलर को कि वो अक्यूज को लीगली डिटेन कर पाए। अगर ये वारंट नहीं होगा तो जेलर किसी भी प्रिजनर को डिटेन करके नहीं रख सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम सी, डी एंड ई कवर करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ फॉर द डे। थैंक यू।